Hello, good evening, everyone. Don't rest after your first victory because if you fail in second, many lips are waiting to say that your first victory was mere luck. टुडे जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो डॉक्टर भी हैं और एक सिविल सर्वेंट भी हैं बिना किसी इंतजार के लेट्स इनवाइट डॉक्टर देव ज्योति हु इज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर टू आवर टॉक शो. Hello, sir. A very good evening. How are you? Hello, ma'am. I'm fine. It's good to be here. Same here, sir. Like we are very blessed to have you with us. आप डॉक्टर भी हैं और एक आईआरएस ऑफिसर भी हैं. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉक शो में जो कि ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली टुडेज ने उसमें हम बात करेंगे. तो सबसे पहले आज सर आप कुछ अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी स्कूलिंग के बारे में शेयर कीजिए प्लीज. मैं मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो देश के अलग अलग जगह से की है क्योंकि माय फादर वर्कड इन इंडियन एयरफोर्स. सो आई स्टार्टेड इन केंद्रीय विद्यालय, then the Air Force School. I also studied in Air Force Bal Bharati School, that is in Lodi Road in New Delhi. And उसके बाद I did my college from Maulana Azad Medical College, that is also in New Delhi. और उसी के बाद फिर मैंने कुछ महीने यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए काम भी किया एज अ डॉक्टर. एंड आफ्टर दैट आई क्लियर्ड यूपीएससी एंड राइट नाउ आई एम एन आईआरएस ऑफिसर. ओके सर, मतलब डॉक्टर जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना है. अब वो तो बने और साथ में जो बहुत सारे लोगों का दूसरा सपना होता है सिविल सर्वेंट बनने का. तो मतलब आपने वो दोनों साथ में किया. आप तो हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. ये कैसे हुआ कि डॉक्टर बनने के बाद आपको सिविल सर्वेंट का ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कैसे आया? प्लीज ये स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर कीजिए. सिविल सर्वेंट बनने का कोई ऐसा ख्वाब था नहीं स्टार्टिंग से, बट ये ज़रूर था कि कुछ करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. तो फिर सो जब मैंने मेडिसिन लिया, मतलब जब डॉक्टर बनने का वो था, वो भी मेरा ऐसा नहीं था कि आई वाज वेरी फोकस कि मेरे को बस डॉक्टर ही बनना है. तो एट दैट टाइम आई क्लियर्ड बोथ जेई एग्जाम एज वेल एज एमबीबीएस जो एपीएमटी होता था उस टाइम पे. तो आई जस्ट जॉइन एपीएमटी क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था. तो वंस आई स्टार्टेड वहाँ पे पूरी जर्नी चली, तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है मेरा मेडिकल में भी. और इवन तक एट द एंड मतलब मैंने पीएम मतलब जब एग्जाम्स खत्म हो गए तो आप एमडी का एग्जाम देते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए. तो आई गिव दैट एग्जाम आल्सो और वो भी क्लियर हो गया था. बट वो उस पॉइंट पे मतलब एक थॉट प्रोसेस आया था क्योंकि मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे बड़े पेशेंट्स देखता था, इमरजेंसीज में बड़े पेशेंट्स देखता था. तो मेरे को एक फीलिंग आती थी कि डॉक्टर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छे काम करते हैं और बहुत लोगों के लाइव्स को इम्पैक्ट करते हैं, बट रिलेटेड है या फिर वो सर्विसेज ठीक नहीं मिल रहे. तो कहीं ना कहीं वो बड़ा वो आ रहा था कि मुझे इंस्पायर कर रहा था कि ऐसा कुछ करो जो मासेस को इम्पैक्ट करे. नो डाउट डॉक्टर्स को मैं अंडर वैल्यू नहीं करता, वो जितना इम्पैक्ट करते हैं वो बहुत ही कम लोग इम्पैक्ट कर पाते हैं. बट मेरे को लगा कि एक सिविल सर्वेंट उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्कोप वाइज, मतलब पॉपुलेशन वाइज. तो आप पॉलिसी मेकिंग में जब जाते हैं तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि क्यों ना पॉलिसी मेकिंग में ही चला जाए या फिर मासेस पे इम्पैक्ट किया जाए. तो तब वो टर्निंग पॉइंट आया था कि एक सिविल सर्वेंट बनने की फिर ख्वाहिश आई. और मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था, उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया. तो फिर मेरा था कि ये एग्ज़ाम लिखा जाए. ओके ओके सर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी आई कैन से रही है कि जो डॉक्टर बनने के बाद और उसके बाद सोचना. क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा होता है कि अगर कोई गोल अचीव कर लेते हैं हम लोग तो उसके बाद हमारा थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है. हम उसी गोल हम वही कहते हैं कि ठीक है हमने ये अचीव कर लिया. बट आपने उसके बारे में एक नोबल कोज के बारे में, हमारे देश के बारे में सोचा. जिस पॉलिस तो आपने अब तक देश को किस तरीके से सर्व करने की कोशिश की है, जैसे आपने बात की कि पॉवर्टी बहुत है, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल रही. आपके क्या स्टेप्स रहे हैं इस फील्ड में? अगर आप देखेंगे मोटा मोटा हमारे कंट्री में हेल्थ केयर की कंडीशन वो आज के टाइम
प्राइवेट सेक्टर बेस ज़्यादा है, पब्लिक हम्म। सेक्टर में इतना नहीं है। पब्लिक सेक्टर में गाँव मतलब साइट्स में मिलते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बट वो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे से पर्टिकुलरली पूछे कि मैंने कैसे सर्व किया, आई हैव जस्ट बिगन सर्विंग। मेरे को ये लगता है कि और उसका कोई एज नहीं है, टाइम नहीं है, पीरियड नहीं है, वो करते रहना है। जब मेरा इंटर्नशिप था तब आई यूज्ड टू सी पेशेंट, जितने हो सकते थे उतने, पर्सनल लेवल पे जितना हेल्प कर सकता था उतना। उसके बाद आई सर्व्ड इन द ये दिल्ली के एक यहाँ करोल बाग में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मैंने सर्व किया कई महीने। उसके बाद फिर वंस आई हैव बिकम एन आईआरएस ऑफिसर, इवन आफ्टर दैट यहाँ पे जो हेल्थ कैंप्स होते हैं, अभी हमारा एक 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसके लिए हम एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे अपने, ओके। जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ देहरादून में। सो आई विल बी हम्म। ऑर्गेनाइजिंग। तो वो हम करते रहते हैं। और भी चीज़ें, जैसे कि अगर आप हम पहले क्या होता था कि हर सैटरडे संडे ऐसे ही हेल्थ कैंप्स लगा लेते थे हम लोग, जो एनजीओज होते हैं उनके साथ काम करते थे। तो ऐसे वेरियस डायमेंशंस है जहाँ पे काम किया जाता है। और हाँ। एकेडमी में तो आई वाज द गो टू पर्सन, जब ये बात होती थी कि किसकी तबीयत खराब हो गई, किसी के पास जाना है, तो यहाँ पे आओ। तो ये एक सिलसिला है जो करते रहना चाहिए। आई थिंक जितना आप हेल्प कर सकते हैं, जस्ट नॉट मेडिसिन, जस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, आप किसी के लिए भी, मेरे को लगता है लाइफ में किसी के लिए भी कोई भी आपको स्कोप मिल रहा है वो हेल्प करने का, आप ज़रूर करते रहिए। और एक चीज़ मेरे को लगा कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है सबके लिए। जैसे मैंने, जब मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया था, तो मेरे पास एक ऑफर था कि मैं यूएस चला जाता हूँ फॉर ओके। माय मेडिकल फॉर माय मेडिकल प्रोफेशन। और आई मस्ट से दैट यूएस में इतना वर्कलोड भी नहीं है और द मनी इज ह्यूज। देयर आर मेनी फ्रेंड्स जो अभी मेरे यूएस में काम कर रहे हैं, हु आर नाउ मिलियनर्स। तो कहीं ओके ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन जो आपको देश में मिलता है वो आप बाहर जाके शायद नहीं मिलेगा। तो दैट इज दैट इज द सेंस व्हिच कीप्स मी हियर। सर सीरियसली आप जो है इंस्पिरेशन है आज के यूथ के लिए, बिकॉज ट्रूली स्पीकिंग अगर ये मौका शायद किसी और को मिला होता तो वो डेफिनेटली ग्रैब कर चला जाता, बट आपने इस देश के बारे में सोचा, जहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने अपने देश को सर्व किया। दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग सर। सो अब आपकी जो जर्नी थी उसमें आपके सपोर्टर्स थे, आपके हेटर्स थे, मतलब क्या आपके हेटर्स भी थे कुछ? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बहुत कुछ अचीव करते हैं या जब हम अपने पैशन के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हेटर्स भी आते हैं और सपोर्टर्स भी आते हैं, तो उन पे थोड़ी सी बात कीजिए सर। सपोर्टर्स तो ऑब्वियसली आपके एक सर्कल होता है, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वेल हम्म। विशर्स होते हैं। वो बेसिकली आपकी खुशी में वो खुशी देखते हैं, आप जो भी करते हैं उसी में खुशी देखते हैं। तो वो उनका सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। बट एक चीज़ मेरे को लाइफ में लगा है कि जो आपके हेटर्स है या जो भी आपसे हेट करते हैं, जेलसी होती है, वो एक कॉमन इमोशन है, उसमें कोई गलत नहीं है अगर कोई कर भी रहे तो। बट आप उससे सीखे, अगर आपका कोई हेटर है दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, दैट यू आर यस। ट्राइंग समथिंग बिग, तभी आपके हेटर्स हो सकते हैं। अगर आप एकदम नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर रहा तो उसके ना हेटर्स होंगे ना लवर्स होंगे। तो अगर आप कुछ बड़ा करेंगे तभी आपके हेटर्स बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक यू शुड बी मोर इंस्पिरेशन, यू शुड डिराइव मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। कि आपको कोई हेट कर रहा है तो इसका मतलब चलो और अच्छा करते हैं। दैट मस्ट मोटिवेट यू इवन मोर। एंड कोई भी चीज, कोई भी सेटबैक को मतलब ओवरकम करने का मेरे को लगता है और एनर्जी देती है आपको। ओके सर। सो जो आपने बताया कि आप जो है लोगों की तरफ इतने सेल्फलेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो जब आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो उस टाइम की जो फीलिंग होती है, आई थिंक वो फीलिंग कैसी होती है? मतलब जब आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, उनसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मैं इसमें एक किस्सा बताऊंगा कि मैं हाँ जी। इसको मैं बहुत बार कोट करता हूँ कि जब मैं बचपन में था, तो बचपन में भी मैं पढ़ाई में ठीक ही था। तो मेरी एक हिंदी की मैम थी, वो हर बार बोलती थी मेरे को कि बेटा यू आर स्टडिंग वेल, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो। और वो हमेशा ये बोलती थी कि बेटा
लाइफ में ना मार्क्स का ऊपर जाना कम होना वो सब मैटर नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन। हम्म। हमेशा लोगों से दुआएं लेना, ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल। तो यस। एक चीज है कि आई आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि इस जर्नी में इस जो भी मेडिकल का चाहे जर्नी हो चाहे हम्म यूपीएससी का जर्नी हो, मेरे को हम्म मैं ये मानता हूँ कि मेरे से भी ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं who I personally know that they are brilliant, they are so good in their studies, they worked hard, they know even better than me। बट हम्म। कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना इनमें वो लक फैक्टर हो जाता है, कुछ भी वो लोगों की ब्लेसिंग्स होती है। तो वो ये होता है कि क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपका लक चल रहा है तो आप वैसा नहीं होता कि जहाँ पे बॉल आएगी वहीं पे बल्ला घुमाएंगे, बट कि उल्टा बिल्कुल। होता है कि जहाँ पे आप बल्ला हम्म, घुमाएंगे वहां पे बॉल आएगी, वही पे अगर बॉल आपका लग लक जाती नहीं है। चल रहा है तो। लग तो जाती है। तो दैट थिंग रियली हेल्प्स। एंड कहीं ना कहीं जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, आई आई रिमेम्बर आई जब हम कॉलेज में थे तो एक एनजीओ चलाते थे हम हम्म लोग। वहाँ पे क्या होता था कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे उनको हम आईआईटी जेई फिर एआईपीएमटी एग्जाम्स क्रैक करने के लिए हम उनको फ्री में कोचिंग करते थे, फ्री में उनको पढ़ाते थे। तो इसमें क्या होता था कि मेरे अंडर अराउंड 5-6 बच्चे थे एक एक बैच में, और जब आप अच्छा। उनको पढ़ाते थे उनको गाइड करते थे और वो अंडर हम्म। प्रिविलेज बच्चे जब एग्जाम क्लियर करके आप ही के कॉलेज में आप आते थे एज स्टूडेंट्स एज डॉक्टर्स, तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती थी। मेरे साथ मेरे अंडर 3 बच्चे एक ही बैच में आए थे, 5 लोगों ने पढ़ाया था, 2 अनफॉर्चुनेट थे, उनको उस साल नहीं हो पाया बट अगले साल हो गया था। तो हो गया। यू फील सच हैप्पीनेस कि जो आपको कोई मनी कोई कहीं पे भी आप एंजॉय पार्टी करके नहीं मिल सकती। तो हम्म। दैट थिंग इज वेरी ओवरवेलमिंग। सर आपकी स्टोरी जो है वो सुन के ऐसा लगा कि मतलब पहले जो है वो एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मनी तो हर कोई कमा लेता है, मतलब पैसा तो ये है कि अगर हम हार्डवर्क करते हैं अच्छे से तो हम कमा लेते हैं। बट लव, लोगों की ब्लेसिंग्स जो होती हैं वही लाइफ को बेटर बनाती हैं। सो आपके कुछ सजेशंस, आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स जिन्होंने आपको ये शो किया, ऐसा होता है कई कबार कि जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ लोग काम आते हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स काम आती है। इससे रिलेटेड कोई इंसिडेंस जहां आपको लगा कि हाँ, आप लाइफ में जो है वो बिल्कुल सही जा रही हैं, या फिर जहां आपको अंदर से आवाज आई कि हाँ, कि आप मतलब एकदम राइट पाथ पे हैं। मैं इंसिडेंट्स तो ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं कुछ सिंस मेडिकल का ही है तो मैं बताता हूँ मेडिकल के। ऐसे एक इंसिडेंट था कि एक रात को देयर वाज अ पेशेंट। उसमें क्या होता है एक पेशेंट थी, मैडम थी, उनको एक कंडीशन था जिसमें उनकी ब्लड जो है वो बड़ी थिन होती है और वो ब्लीड करती रहती है। तो शी अच्छा। वाज प्रेग्नेंट और वो डायबिटिक भी थी, तो वो बड़ी हाई रिस्क पेशेंट थी। और उनका हम्म। बच्चा जो था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब 4 किलो का बच्चा था। तो उनको जब डिलीवरी करनी थी तो एक रात में अराउंड अराउंड 20 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी, 20 यूनिट। 20 एंड यूनिट। आई वाज द इंटर्न देयर। तो ये था कि उस दिन इमरजेंसी में 20 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए आपको कम से कम 40 चक्करें मारने पड़ेंगे ब्लड बैंक के। और हाँ हाँ हाँ। उस रात में मैं एक सेकंड नहीं बैठा होगा और मैं कम से कम 40-50 बार ब्लड बैंक भागता रहा। एंड आई वाज चालीस लाइक पचास बार आई वाज डेड जस्ट लाइक अ लॉग। सुबह तक मैं एकदम मर गया था। बट एट द एंड द चाइल्ड सर्वाइव, द मदर सर्वाइव, और उनके रिलेटिव्स आए, वो मिले मेरे से। एंड जब मैं खुद उस बच्चे से मिला पहली बार तो वो आपको वो पेन लगता नहीं है, फिर आपको लगता है कि इट इज सो वर्थ इट। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि चाहे पैसा हो सब कुछ है वो बहुत सेकेंडरी है लाइफ में। वो बिल्कुल बिल्कुल। आप आप बेसिकली पैसे से एक मतलब मेरे को लगता है कि आप एक मकान खड़ा कर सकते हैं बट उसमें घर नहीं बना सकते। घर नहीं बना सकते, बिल्कुल तो सर। दैट्स हाउ इट इज। और पैसे से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, आप दोस्त नहीं खरीद सकते, आप लोगों की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। वो वो शिफ्ट हो जाती। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज पीपल, क्योंकि हम तो सोशल एनिमल ही है और वही आपको सेटिस्फाई करेगा। सर ये जो आपने स्टोरी बताई, इस स्टोरी में आई थिंक नॉर्मल पर्सन अगर हो तो इतना पैनिक हो जाए कि समझ ही नहीं आता कि आगे क्या स्टेप लेना है,
क्योंकि हमारे सामने इतनी बड़ी सिचुएशन होती है, बट आपने उस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया और जो बाद में उसके रिजल्ट्स आए, सो उससे एक और मोटिवेशन मिलता है कि अगर ऐसी लाइफ में आगे जाकर कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो, सो हमें किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल सर, नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी इस ब्रेन ड्रेन, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। पर मुझे आपसे बात करके पता चला कि आपका जो लव है इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए, इज रियली ट्रू। सो आज के यूथ को आप क्या मतलब ऐसी सजेशंस देना चाहते हैं कि जो हमारा टैलेंट है वो हमारी कंट्री में रहे और हमारी कंट्री को ही डेवलप करने के लिए यूजफुल हो? क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं अमेरिका में डॉक्टर्स जितने बड़े बड़े हैं वो इंडिया से हैं, साइंटिस्ट हैं वो इंडिया से हैं, हम उस पर प्राउड फील करते हैं। पर एक बात की वो इंडिया से है तो फिर वो बाहर जाकर अपने सर्विसेज क्यों दे रहे हैं? सो इस बात पे अगर आप थोड़ा सा मतलब एनलाइटन कीजिए। मैं जो बाहर चले जाते हैं मैं उनको गलत नहीं मानता कि वो कुछ हम्म, गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ठीक है, सबको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हम्म, हम्म, देखिए कि किसको कैसे करना है। बट ये ज़रूर है कि आई थिंक उनसे सीखने का बहुत है, क्योंकि वो एक जो लोग बाहर जाते हैं वो एक बहुत अच्छे इकोसिस्टम में रहते हैं जहाँ पे उनको नॉलेज का टेक्नोलॉजीज़ का बड़ा एक्सेस होता है। और मेरे मेरा हिसाब ये है कि जब वो बाहर गए दे शुड हेल्प देयर फेलो इंडियंस जो यहाँ पे हम्म, है, और वो हम्म, नॉलेज जो उन्होंने वहाँ पे गेन किया वो ब्रिंग बैक करे, तो ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ब्रेन गेन होगा। और एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता कि आप इंडिया को सर्व नहीं कर सकते अगर आप यूएस में बैठे हैं। वो हाँ एकदम फील्ड वर्क पे नहीं कर सकते, बट आप हम्म, डेफिनेटली उनको और बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम्म, बाकी यूथ के लिए मेरे को एक चीज लगता है कि हम ही लोग यूथ है, और हम लोग आज के टाइम पे बड़ी छोटी छोटी, और मेरे को छोटी तो नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा कि बहुत फालतू चीजों में हम इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि हाँ, अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया तो बहुत हाँ जी। सारे होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में फॉलोइंग्स देखेंगे या सोशल हम्म, मीडिया के जो स्टार्स है उनको देखेंगे, तो आप देखेंगे टिकटॉक वीडियो जो है, मतलब मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा, मेरे को ये लगता है कि आप हम्म, राइट फॉलोअर्स, अगर आप टिकटॉक्स देखेंगे, टिकटॉक्स के फॉलोअर्स बहुत कम है क्योंकि वो उतना अपीलिंग नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को लगता है कि जो आपके ट्रू फॉलोअर्स होने चाहिए, हेलो। मतलब आप तो, हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो सर, आ रही है मेरी आवाज? एक्चुअली बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। हेलो। हाँ, आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, हाँ जी, वो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था सर। अच्छा, तो शुड आई कंटिन्यू? हेलो, मैम आपकी आवाज़ आ रही है, हेलो। वीडियो भी आ रहा है, हाँ। हाँ जी सर, अब आप हम कर सकते हैं start। अच्छा, अच्छा। अब आप एक बार मैं थोड़ा सा सर वो तो चीज सर एक्चुअली नेट। मैं बस यूथ से यही आजकल आज के टाइम पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप किसको देख रहे हैं, किससे क्या सीख रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बिल गेट्स बोलते थे कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स यू आउट विथ। तो बेसिकली आप उन 5 लोगों पे, वो जो आपका इनर सर्कल है, जिस पे आप डिपेंडेंट है, जिससे आप हर दिन मिलते हैं, जिससे आप बात करते हैं, उठते बैठते हैं, वो आप बड़े अच्छे से सेलेक्ट करिए। क्योंकि अगर अगर हम एक एग्जांपल ही सोच के देखें कि अगर हम में से किसी एक का दोस्त बिल गेट्स, इलॉन मस्क, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, यूएन के जनरल सेक्रेटरी, और कोई सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्समैन हो, सपोज ये 5 लोग हमारे दोस्त है और हम इनके साथ उठते बैठते हैं, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ आई थिंक नॉलेज यू विल हैव, और आप कितना अच्छा काम करेंगे आप सोच नहीं सकते। तो बेसिकली हम एक एवरेज है, हमारे 5 लोग जो हमारे अराउंड है, तो सेलेक्ट दोस 5 पीपल वेरी डिलिजेंटली, वो आपको करना बहुत जरूरी
ओके सर, सो एक बहुत अच्छा एग्जांपल था हमारे यूथ के लिए, स्पेशली बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर हम एक्टिवेट ज्यादा देखते हैं परसेंटेज, तो हमारे यूथ की होती है। और हम किन लोगों को फॉलो करते हैं ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना सब कुछ परफेक्ट सा दिखाया दिया है, सब कुछ परफेक्ट बना दिया है कि हम एवरेज चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनसे डिमोटिवेट होते हैं। सो बिल्कुल हमारी बिल्कुल। लाइफ, वो बिल्कुल सर। फिल्टर्स लगा के वो इवन तक अपनी बॉडी को लेकर वो इतने कॉन्शियस यस रहते हैं। यस यस सर, बिल्कुल हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है या हमारी, जबकि जो प्रॉब्लम्स है वो हर एक की लाइफ में होती है। तो सर अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, तो जो यूपीएससी के बच्चे होते हैं या जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं। आप भी इस प्रेशर से कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। तो बच्चे उस प्रेशर को कैसे डील करें, कैसे अपने आप को, जो बाकी हम आप लोगों ने, जैसे आपने बोला कि डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें, जो डीमोटिवेशन होता है कि जो दोस्त डरा देते हैं या रिलेटिव्स डरा देते हैं कि बहुत टफ है, नहीं निकलेगा, 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो सब चीज से कैसे डील करें सर? मेरे को लगता है कि ये एक एग्ज़ाम है और इसको एग्ज़ाम की तरह ही लेना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को बिगर देन लाइफ इमेज बना देंगे तो वो आपको डॉन्ट करेगा। जी जी जी। मेरा सिंपल चीज़, अगर आप आपने धोनी का एक इंटरव्यू है और धोनी की मूवीज़ भी है, उसमें भी अगर आप देखते हैं, तो जब युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे स्टार्टिंग में, जब उनसे पहली बार मिले थे, तो युवराज सिंह वेरी कॉन्फिडेंट थे। हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, यस। शिवानी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? सर एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आज नेटवर्क का जो थोड़ा सा इशू है वो ज्यादा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। मैम आप ऑडिबल हैं? यस सर, यू कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आपने एम एस धोनी वाली मूवी भी देखी है, तो उसमें एम एस धोनी यही बोलते हैं ना कि जब वो मैच हार जाते हैं और जिसमें युवराज सिंह बहुत अच्छा खेलते हैं, जब वो लोग ऐसी प्रैक्टिस मैच करते हैं, तो अपनी टीम को ये बोलते हैं कि हम मैच पिछले दिन ही हार गए थे, जब युवराज सिंह गए और हम हमारी टीममेट्स बड़े ऑड हो गए थे कि यार ये कितना अच्छा बैट्समैन है, हम क्या ही खेलेंगे इनके सामने। तो मेरे हिसाब से वही है कि यूपीएससी का बिगर देन लाइफ एक इमेज बना दिया है कि अगर ये कर दिया तो ये डेमी गॉड्स है और ये पता नहीं क्या है, कितने 18 घंटे पढ़ते हैं, मतलब दे आर वेरी थॉट कि कोई 18 घंटे पढ़ रहा है। मेरे को तो हिलेरियस लगता है कि 18 घंटे कैसे कोई पढ़ सकता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा 18 घंटे, और आई कैन बेट कि मैं जितने सिविल सर्वेंट्स को जानता हूँ किसी ने नहीं पढ़ा होगा 18 घंटे। तो ये बोलने वाली बातें हैं कि 18 घंटे और 20 घंटे ये कोई नहीं पढ़ता। तो बस ये है कि एक एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस तो आएँगे ही, और मेरे हिसाब से कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे एक अप्रोच ये होता है, कुछ लोगों का अप्रोच होता है, आई डोंट मतलब मैं उनको वो नहीं बोलता कि ये सही अप्रोच है कि गलत है। एक अप्रोच ये होता है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट बंद कर दें, मतलब सोशल मीडिया बंद कर दें, एक 4 दीवार के कमरे में बैठ के आप पढ़ाई करें और किसी से मिले नहीं, कोई दोस्त से ना मिले, वो एक अप्रोच है। और एक अप्रोच है कि जो आपका डेली लाइफ स्टाइल है उसी में रहे, बस उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उसको इम्प्रूव करें, दोस्तों से मिले बट कम टाइम वेस्ट करें, अपने फैमिली मेम्बर से बात करें। तो मेरे हिसाब से वो वाला एस्पेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप आपकी अपने जो रूटीन को सजेशंस मेंटेन करें। थे वो इंडीड जो है। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी। सर अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक अब आप
सर्व कैसे करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज़ को कैसे जो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं या अपने प्रोफ़ेशन में आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोगों की जो लाइफ़्स है वो चेंज हो इन कमिंग ईयर्स स्पेशली इस कोविड के टाइम पे जहाँ लोगों को सर्विसेज़ की बहुत ज़्यादा नीड है? डेफिनेटली कोविड एक बड़ा बहुत इशू है अभी के टाइम पे और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हुँ। क्योंकि मैं अभी आईआरएस में हूँ तो आई कैन से अबाउट द इंडस्ट्री जो बड़ा इम्पैक्ट हो रही है स्पेशली तो हॉस्पिटैलिटी हुँ, इंडस्ट्री हुँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और बहुत ज़्यादा कंपनीज बंद हो गई हैं हम मतलब हुँ, हुँ। मेरा अभी लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा कि यही है कि कंट्री को सर्व करना है और वो वेज कैसे करना है और किस तरीके से करना है वो तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जैसे जैसे भगवान मेरे को मौके देंगे लोगों को सर्व करने का किसी को भी चाहे कोई भी हो और किसी भी हुँ, तरीके हुँ, से हुँ। आई विल डेफिनेटली डू दैट और मेरे से जितना हो पाएगा आई विल डू दैट बट इमीडिएट टाइम्स में मेरे को ये लगता है कि एज टैक्समैन अपना हमारा काम है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना हुँ, कर हुँ, हुँ, सकते हुँ। हैं जितना उनको हेल्प कर सकते हैं उतना करें उनको सही रास्ता दिखाएं कि आप कहाँ कहाँ अपने अपने बिजनेसेस को बचा सकते हैं कहाँ कहाँ नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करें उनके प्रोसेसेस में तो मेरे हिसाब से तो अभी यही यही कर सकते हैं हम लोग। Okay, sir, so as an IRS officer, how do you think कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कोविड-19 से रिकवर हो सकती है? Like what are the ways जो हमारी इकोनॉमी को फॉलो करने चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए कि जो इस कोविड-19 का इम्पैक्ट है हम उससे उससे बाहर आ सकें? कोविड-19 की वजह से मेनली तो जो स्मॉलर स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो तो बड़ा इम्पैक्ट हुई है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जो बहुत इम्पैक्ट हुई है। मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है वो एक ईज़ी मनी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अब लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सही चीज़ है ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जितने पैसे लोगों के हाथ में रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि हुँ, हुँ। रेस्ट्रिक्शंस है मेरे हिसाब से तो अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती है। जैसे कि आज के टाइम पे जो हुँ, हमारा हुँ। इंटरनेट पेनिट्रेशन है और ई-कॉमर्स वाला सेक्टर है, वो बड़ा बूम किया है। तो कहीं न कहीं उस एस्पेक्ट को हम हुँ, लोगों हुँ। को देखना चाहिए, ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि इन एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा काम करें। और एक कॉमन मैन के लिए तो डेफ़िनेटली ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स है। बस ये कर सकते हैं कि अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे-जैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, वो अपने अगर स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आगे के टाइम पे और मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बेस्ड इकोनॉमी हो रही है आपकी, नॉलेज इकोनॉमी हो रही है, तो आपको तो अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी ही पड़ेंगी। Sir, can you hear me? यस, यस। आपका वीडियो आई थिंक ब्लॉक वो हो गया है, स्टिल हो गया है बट ऑडियो आ रही है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, जी। आपकी आवाज़ आ रही है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जो व्यूज़ थे दे आर इंडीड वर्दी वो हमारे लिए चाहे वो किड्स हैं, यंगस्टर्स हैं या फिर किसी एडल्ट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी थे ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट हेलो। यस, मेरे आपके साथ बहुत मेरी अच्छा लगा बात करके, आपके व्यूज़ जानकर बहुत अच्छा लगा। सो विश यू आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आपकी लाइफ में आगे आप बहुत कुछ अचीव करें। आपको बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिले सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल्लीज़ टुडे टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू शिवन, थैंक यू। ओके।